दोस्तों नमस्कार। इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका अनेक-अनेक स्वागत। दोस्तों आज का विषय बहुत गंभीर है। हमने आपने अभी लगातार खबर सुनी होगी, अखबारों में खबरें पढ़ी होंगी कि दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। ये तीनों छात्र बाहर के राज्यों के थे और आईएएस बनने की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे और कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम राउज़ स्टडी सर्किल था। बहुत ख़ास है राउज़ स्टडी सर्किल, एक नाम है उसका और वहाँ से पढ़े हुए कई बच्चे हर साल आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं और आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज़ में उनका चुनाव हो जाता है। देश में इसी तरीके के कई कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय ये है कि देश भर में जो कोचिंग संस्थान चलते हैं, क्या वो सभी पैमाने पर सेफ्टी मानकों पर खरे उतरते हैं? और अगर ऐसा है, तो फिर कोचिंग संस्थानों से बच्चों की मौत की खबरें क्यों आती हैं? कहीं करंट लगने से किसी की मौत होती है, कहीं बेसमेंट में 2 मिनट के अंदर 10-12 फीट पानी भर जाने से 3 बच्चों की मौत की खबर आती है। कहीं कोचिंग बिल्डिंग के धराशायी हो जाने से अचानक कई बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं। कोटा की तो बात ही छोड़ दीजिए जहाँ बच्चों की आत्महत्या एक विषय बन चुका था, एक पूरी दुनिया में चर्चा का टॉपिक था वो। तो बहरहाल आज बात करेंगे कि आखिर वो क्या वजहें हैं, क्या पीयर प्रेशर है? पहले तो बच्चे कोचिंग संस्थानों में आते हैं, देखते हैं, दाखिला लेते हैं और क्या जो कोचिंग संस्थान की बिल्डिंगें हैं, क्या इनके मालिक जो करोड़ों रुपए बना रहे हैं, वो बिल्डिंग बायलॉज़ का सही ढंग से अनुपालन करते हैं या नहीं? मैं भी एक पेरेंट हूँ, आप भी एक पेरेंट हो सकते हैं और हमारे जो आज ख़ास मेहमान हैं, विशाल दहिया, वो भी दरअसल 2 बच्चियों के पिता हैं, एक पेरेंट हैं, पत्रकार होने के अलावा। इसलिए बहुत ही संवेदनशील विषय विशाल है आप आज का आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे मंच पर। इतना संवेदनशील है कि एक पिता, एक माता, एक पेरेंट जो है अपने बच्चों को दूर भेजते हैं कि वो कहीं जाकर दाखिला ले और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करे, अच्छे मार्क्स ले आए। लेकिन शायद उस वक़्त उनको ये पता नहीं होता कि अब ये बच्चे की आखिरी विदाई है। ये देश के जो हमारे युवा हैं, जो हमारे पौधे हैं, अगर इनकी सुरक्षा का ख़्याल हम नहीं रख सकते, एजेंसीज़ देश की नहीं रख सकती, सरकारें नहीं रख सकती, इस पर भी राजनीति होगी। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए हर्षी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है और जो घटना हुई है अभी हाल फिलहाल में वो बहुत ही दर्दनाक भी है। और जिस घर के चिराग बुझे हैं इस घटना में, अगर उनके दुख की बात की जाए, उनके दुख के इंतहा की बात की जाए, तो वो मेरे आपके लिए, किसी और के लिए वो उसका आकलन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये केवल वही महसूस कर सकते हैं जिनका ये नुकसान हुआ है। लेकिन ये ऐसा पहला वाकया नहीं है। इससे पहले अभी पानी भरने से 3 छात्रों की जान चली गई। कुछ महीनों पहले मुखर्जी नगर, दिल्ली का जो मुखर्जी नगर इलाका है, वहाँ पर आग लगने से नुकसान हुआ था और कुछ छात्र घायल भी हुए थे। 1-2 की जान भी गई थी। इसके अलावा और कई शहरों में भी कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे कोटा से लगातार हम खबरें सुनते रहते हैं कि लगभग हर महीने ऑन एन एवरेज एक आत्महत्या का मामला वहाँ से सुनने में आता है। ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है। केवल सुविधाओं की बात में ये नहीं माना जा सकता कि आप रहने के लिए कैसी सुविधाएँ दे रहे हैं, पढ़ाने के लिए कैसी सुविधाएँ दे रहे हैं। मानसिक सेहत भी उसमें एक बहुत महत्व रखता है वो बात। लेकिन और ऐसा नहीं है कि केवल यही जो कोचिंग सेंटर्स या जो कोचिंग हब जो बन गए हैं, जो शहर बन गए हैं, या बड़े शहरों के जो कुछ इलाके हैं, वो जो बन गए हैं, केवल वही तक सीमित है। अब नए-नए शहर बन रहे हैं, नए कोचिंग सेंटर उभर कर सामने आ रहे हैं। जैसे अभी नीट का जो मामला हुआ था, उसमें आंकड़ों पर गौर करके देखें और नज़र मार के देखें, तो कोटा कहीं पीछे रह गया। एक नया हब राजस्थान में उभरा है,
और उस जगह का नाम है सीकर। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड टियर टाउन है, जिन्हें हम बी टाउन कहते हैं, जो छोटे शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहां अब इस तरह की जो हब हैं, इस तरह की जो सुविधाएं हैं, वो और बढ़ रही हैं, और जो बड़े चर्चित नाम हैं कोचिंग इंडस्ट्री में, वो भी वहां पर अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, या फिर कुछ नए नाम उभर के सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस यंगर जनरेशन को हम कोचिंग देना चाहते हैं, उन्हें हम और ट्रेन करना चाहते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना नाम कमाएं, उनको वो सुविधा भी दें, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनका ख्याल भी रखें, उनकी सेहत जो है, मानसिक सेहत खास तौर पे उसका भी ख्याल रखें, उस और भी ध्यान दिया जाना है। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए नियम नहीं है, नियम बहुत सालों से हैं। जैसे कि अब ओल्ड राजेंद्र नगर में दिल्ली के जो हादसा हुआ है अभी जी, हाल-फिलहाल में, उसी की अगर बात करें तो उसके लिए नियम बिल्कुल हैं। नियम कहते हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज़ हैं दिल्ली सरकार के, वो साफ तौर पे कहते हैं कि अगर आपने बेसमेंट बनाई है, तो बेसमेंट का जो फ्लोर है, उससे लेकर उसकी जो हाइट है बेसमेंट की, यानी कि बेसमेंट की जो छत है, सब कोनों में उसकी हाइट 2.4 मीटर होनी चाहिए। क्या सब बेसमेंट में हमें ये देखने को मिलता है दिल्ली में? नहीं मिलता है। उसके अलावा एक प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या सब बेसमेंट में मिलता है? देखने को नहीं होता है। ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए। एग्ज़िट के लिए फायर और सेफ्टी, एंट्री के लिए फायर मेन सेफ्टी। स्टेयरकेस होना चाहिए। जी, जी, तो मैं कह रहा हूँ कि ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो कानून हैं, ये वो बातें हैं जो कि हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो पा रहा है अनफॉर्च्यूनेटली, और उसका नुकसान, उसका खामियाजा ना तो सरकार भुगतती है, ना ही कोचिंग सेंटर वाले भुगतते हैं। उसका खामियाजा भुगतते हैं वो छात्र, वो युवा, जो पढ़ने के लिए आते हैं, और उनके परिवार, जो कि उनके माँ बाप, जो कि अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करके, पैसा खर्च करके बच्चों को घर से बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, किसी तरह से उसके लिए पैसे का जुगाड़ करते हैं, और ऐसे जब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं तो उसमें कई मासूम जानें चली जाती हैं। ये एक विशाल एक ऐसी क्षति होती है परिवार के लिए, बड़ी अपूरणीय क्षति होती है, जिसको भरपाई तो कर नहीं सकते। अब ओल्ड राजेंद्र नगर राउज़ स्टडी सर्किल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ बेसमेंट में पानी भरा और 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए थे। अब देखिए, एक्शन में आई एजेंसी, एमसीडी ने एक्शन लिया और पुलिस ने, जो उसके मालिक हैं और जो उसके कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई। फाइल तो पूरी हो गई और सरकार ने, एजेंसीज ने, प्रशासन ने दिखा दिया कि हमने किया। लेकिन कब किया? जब क्षति हो गई। ये एजेंसीज जो हैं, वो मालिक बेल पे थोड़े दिन में छूट भी जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। जिन बच्चों की सेफ्टी ताक पर रखी जा रही है, जो बच्चे मौत के शिकार हुए हैं, बेल के पैसे भी इन्हीं के फीस से आ रहे हैं उनके लिए, जो वो कहीं और देंगे, कहीं रिश्वत भी देंगे। मतलब इनकी सुपारी इनसे ही ले रहे हैं वो, अपने बेल के पैसे भी इनसे ले रहे हैं। क्या, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि क्या एमसीडी की तरह की एजेंसीज जो हैं, दिल्ली में हों या बाहर हों, म्युनिसिपल बॉडीज जो हैं, क्या उन्हें ये ज्ञात नहीं होता? क्या वो पहले नहीं देख सकते? क्यों नहीं देखते हैं? क्या रिश्वतखोरी है? क्या राजनीति है? अब यहीं देखिए दिल्ली की ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां से भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया स्थानीय विधायक पे, जो आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक कुछ और कह रहे हैं। भाई, इस पे राजनीति क्यों? विधायक देखे या एमपी देखे, जिसका भी दायरा हो वो देखे। एजेंसीज को तो हरकत में आके पहले आना चाहिए। आज हमारे आपके जैसे लोग दिल्ली के कुछ इलाकों में जाएं, चाहे वो मालवीय नगर हो या राजेंद्र नगर हो, हम न जाने कितने ऐसे भवन को, बिल्डिंग्स को दिखा देंगे जिसमें बायलॉज नहीं है, जिसमें सेफ्टी मानक खरे नहीं है, बिजली, बत्ती, बेसमेंट। एमसीडी को नजर नहीं आती, नेताओं को नजर नहीं आती, विधायकों को नजर नहीं आती। क्या वजह है इसका? देखिए, अब वजहें बहुत सारी गिनवाई जा सकती हैं हर्ष जी, लेकिन 2 वजहें जो साफ तौर पे उभर के सामने आती हैं, पहला तो उसे कहा जा सकता है डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी।
यानी कि जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं किया गया अधिकारियों द्वारा, एजेंसीज द्वारा। क्योंकि अगर किसी एक एजेंसी की, और यहाँ पर वो एजेंसी एमसीडी हो सकती है, दिल्ली सरकार हो सकती है, केंद्र सरकार का कोई मंत्रालय या कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट। सवाल ये है कि जो बायलॉज हैं, जो एनओसीज हैं जो चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन, कानून बना हुआ है, जो मैं पहले कह रहा था, कागज पे कानून लिखा हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम तो एजेंसीज का है, उन अधिकारियों का है कि वो उसे सड़क पे उतर के उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करें। जो और नहीं अगर वो होता, नहीं करते हैं तो फिर सरकार को हरकत में आना पड़ेगा कि वो उन अधिकारियों को ठीक करे। जी बिल्कुल, यही जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि इसका खामियाजा फिर आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसका फायदा कुछ चंद लोग उठाते हैं, लेकिन जब हादसा होता है तो खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ता है, आम जनता को भुगतना पड़ता है। और फिर उसके बाद वो एक कहावत है कि जब सांप निकल गया तो फिर आप लाठी पीटते रहिए। अब सांप तो निकल गया, जिसकी जान जानी थी वो जा चुकी है, लेकिन अब आप उसको लीपापोती करेंगे, आप उस पे जांच बिठाएंगे। सवाल ये है कि क्या इसके बाद जो बाकी और इस तरह के बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन हो रहा है, चाहे वो कोचिंग सेंटर द्वारा हो रहा हो, चाहे वो और प्रोफेशनल्स के द्वारा हो रहा हो, बिल्डिंग बायलॉज में बाकायदा ये कहा गया है हर्ष जी कि कुछ प्रोफेशंस हैं जिनको बेसमेंट का इस्तेमाल कॉमर्शियल तरीके से करने की इजाजत दी जा सकती है, अगर वो परमिशन मांगे तो, जिसमें लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, आपके मेरे जैसे मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, उसके अलावा एजुकेशनल सेंटर्स भी हैं जिनमें कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल होते हैं। सवाल ये है कि क्या बस इसी एक मसले पर, इसी एक मुद्दे पर ये जो केस हुआ है, इसी एक केस पर ध्यान रहेगा? क्या इसके बाद उस इलाके में या दिल्ली के और इलाकों में या दिल्ली से बाहर इससे सबक लेते हुए जो और शहर हैं उन इलाकों में ये जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, उन राज्यों के जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, उन शहरों के जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, उनकी अनुपालना की जाएगी? क्या उनकी सख्ती से इंप्लीमेंटेशन की जाएगी, या इंतजार किया जाएगा कि कोई एक और कोई हादसा हो, अगली बार कहीं कोई और आग लगे या पानी जाए या करंट आए, तब फिर उसके बाद उसमें दोबारा जांच की जाएगी? ये बार बार हर बार यही हो रहा है। तो इसका सीधा सा निवारण ये हो सकता है कि आप एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाइए कि किस तरह से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है लॉज का, कानून का। एक जीरो से शुरुआत करने की जरूरत है। सब गलत नहीं है, लेकिन सब सही भी नहीं है। तो गलत और सही के बीच का अंतर जो है वो निकालना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि जो बिल्डिंग बायलॉज हैं क्या उनकी पालना हो रही है, क्या जो एनओसीज जिनकी बात की जाती है, फायर एनओसी, अब जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में जहां यह हादसा हुआ, उनके पास फायर एनओसी था? बिल्कुल था। लेकिन उनके पास क्या बेसमेंट को लाइब्रेरी के तौर पे इस्तेमाल करने की परमिशन थी? नहीं थी। उनके पास परमिशन थी उस बेसमेंट को स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल करने की। तो अगर स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल करने की थी और उसको लाइब्रेरी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वो जो पीरियोडिक चेक जिसको हम कहते हैं, क्या वो एजेंसीज कर पा रही हैं? अब इसमें एजेंसीज का भी एक बात आती है, उनका कहना है कि हमारे पास कई बार इतनी मैन पावर नहीं होती, क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं। आप चले जाइए ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, इन सब जगह पे चले जाइए, शायद हर बिल्डिंग में आपको, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में, हर एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में आपको दर्जनों कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे। बिल्कुल, विशाल यहाँ पे रोकना चाहूँगा, एक बहुत ख़ास बात आपने कही यहाँ पर कि एजेंसीज़ के पास भी इतनी क्षमता नहीं होती, मैन पावर नहीं होते कि वो हर जगह जाके देखें, ठीक है। ऐसे में आपने ये भी कहा साथ में कि सब गलत नहीं होते, लेकिन सब सही भी नहीं है। ऐसे में एक पेरेंट की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? उनके चेकलिस्ट में क्या टिक करना चाहिए जब बच्चों को कहीं आप बाहर भेजते हैं, बच्चे बच्चे को कोचिंग संस्थान में दाखिल कराते हैं, बच्चे को यूनिवर्सिटी या स्कूल में दाखिल कराते हैं, अपने से दूर रखते हैं और हॉस्टल में डालते हैं या पढ़ने के लिए भेजते हैं इस तरीके की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो उन्हें क्या चेकलिस्ट चेक करना चाहिए? उन्हें किन-किन बातों की जानकारी वहाँ से लेनी चाहिए? और उन्हें भी थोड़ा एक एक्टिव नागरिक की हैसियत से कहीं कुछ कमी दिखने पर आगे बढ़कर अथॉरिटीज़ को कुछ कंप्लेन करना चाहिए? नहीं, आजकल तो बेहद आसान है। आपने ऐट लिख के एक्स पे ट्वीट कर दिया उसको, या कहीं मेल भेज दिया या कहीं फेसबुक पे डाल दिया, उसका भी संज्ञान लिया जाता है। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहला काम तो जो मेरा मानना है हर्ष जी, किसी भी पेरेंट को, किसी भी माता पिता को जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आपके बच्चे को
कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं है, इसका फैसला आप अकेले स्वयं अपने विवेक से मत लीजिए। आप ये अपने बच्चे के साथ डिस्कस करके तब ये फैसला लीजिए कि क्या उसे आवश्यकता है? क्या वो कोचिंग करना चाहता है, वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है जो कि आप उसे पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि ये मानसिक हेल्थ से मेंटल हेल्थ जिसकी हम बात करते हैं, पीयर प्रेशर जिसकी हम बात करते हैं, वो सबसे पहली बड़ी बात आती है। बाकी बातें तो उसके बाद आएँगी जब आप वहाँ पहुँचेंगे, आप वहाँ रहेंगे, बच्चे को छोड़ेंगे तब। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप जो करना चाहते थे या आपके मन में जो इच्छा है, आप उसे पूरा मत करवाइए। आपके बच्चे के मन में जो इच्छा है, आप उसे पूरा करवाने में उसकी मदद करिए। ये पहला स्टेप है। ये स्टेप जब आप पार करेंगे, तो उसके बाद अगला सवाल उठता है कि आपके बच्चे को क्या पढ़ना है। उसे साइंस पढ़ना हो सकता है, उसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी हो सकती है, उसे बिज़नेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, उनकी तैयारी करनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर आप उसके लिए तय करेंगे, चूज़ करेंगे कि आपको कौन-सी जगह अच्छी लगी। उसके अलग-अलग पैरामीटर्स हैं, वो स्वविवेक पर आधारित है और आपकी जेब में कितना ज़ोर है वो भी, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये भी कि आप उसको किस तरह से आँकते हैं, आपके बच्चे को क्या अच्छा लगता है, क्या उसे वहाँ पढ़ना अच्छा लगता है, वो भी महत्वपूर्ण है। जी। फिर उसके बाद जब आप बच्चे को लेके जाते हैं, तो सवाल ये है कि अगर आप उसे वहाँ छोड़ के आ रहे हैं, कोई दूसरा शहर है, तो उसके रहने का इंतज़ाम कहाँ है? उसके खाने-पीने का इंतज़ाम कैसा है? जब आप घर में बच्चे को रखते हैं, तो सुबह, दोपहर, शाम उसको याद दिलाते हैं ना कि आप दूध पी लो, आप ठीक से खाना खाओ, आप सुबह एक्सरसाइज़ करने जाओ, आप शाम को खेलने जाओ, आप साइकिल चलाने जाओ। तो क्या ये सब बातें वहाँ जब आप बच्चे को छोड़ रहे हैं, तो इनमें से कितनी वो कर पाएँगे? कितनी की सुविधा वहाँ उपलब्ध है? क्योंकि स्वस्थ शरीर ही आगे बढ़ सकता है। हेल्थ इज़ वेल्थ। आप बिल्कुल। स्वस्थ ही नहीं हैं, तो पढ़ेंगे कैसे? और और तीसरी जो है बात हर्ष जी, क्योंकि आपने कहा, तीसरी बात महत्वपूर्ण फिर यहाँ आती है कि जहाँ आप छोड़ रहे हैं, वहाँ सुरक्षा के क्या जी, संसाधन हैं? जी, किस तरह जी, की सुरक्षा वहाँ है? क्या आपका बच्चा वहाँ सुरक्षित रहेगा? सुरक्षित से केवल इतना नहीं है कि उसे कोई उठा के ले जाएगा कि नहीं, उसकी चीज़ें चोरी हो जाएँगी कि नहीं। सुरक्षा से यहाँ ये भी तात्पर्य है कि वो जिस क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहा है, क्या वहाँ सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं? सेफ्टी से आपका ताल्लुक है। जी, और क्या जहाँ वो रह रहा है, क्या वहाँ पर सुविधाएँ उपलब्ध हैं? बिजली, पानी, सुविधा, ड्रेनेज, क्या जो आप अपने घर में देखते हैं, आप अगर अपने घर में रह रहे हैं, तो इस चीज़ का इंतज़ाम रखते हैं ना कि घर के बाहर पानी जमा नहीं होगा। तो वही आप जब बच्चे को भेज रहे हैं किसी हॉस्टल में पढ़ने के लिए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, तो वही देखेंगे ना कि वहाँ साफ-सफाई है, वहाँ पानी की निकासी का इंतज़ाम है, वहाँ साफ-ताज़ा पानी रोज़ मिल रहा है, वहाँ बिजली की भी सुविधा है। ऊपर अगर बालकनी पे बच्चा बाहर निकल रहा है, तो वहाँ बिजली की नंगी तारें नहीं घूम रही हैं। ये ये बिल्कुल, देखना, ये समझना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप बड़े हैं। आपका बच्चा 14 साल का भी हो सकता है, आपका बच्चा 16 साल का भी हो सकता है और आपका बच्चा 22 साल का भी हो सकता है। अलग-अलग स्टेजेज़ हैं। जब आप ब बच्चा छोटा होगा तो आप उसे समझाएँगे और उसे बताएँगे भी और करने के लिए कहेंगे भी। जब बच्चा बड़ा होगा तो आप उसे केवल एडवाइस देंगे, लेकिन ये भी तो देना आपका काम है। केवल आप उसे पैसे देकर एक ट्रेन की टिकट देके और वहाँ एडमिशन करा के भेज दें और फिर तकिया लगा के सो जाएँ और ये सोचें कि अब तो वो आईएएस बन के निकलेगा या इंजीनियर बन के निकलेगा, तो यहाँ आपकी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं होती है। बिल्कुल, आपने बहुत सटीक इसका विश्लेषण किया कि एक पेरेंट को बच्चों को स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज हॉस्टल या ख़ास तौर पर कोचिंग संस्थान में भेजने से पहले क्या-क्या चीज़ें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए और मेरा ये भी मानना है विशाल, जो कि शायद बहुत कम पेरेंट करते हों या शायद ना के बराबर करते हों, कि कोई भी जाकर इन कोचिंग संस्थानों से वहाँ का एनओसी नहीं माँगता है, वहाँ का वो सर्टिफ़िकेशन नहीं माँगता है, चाहे लिफ्ट का यूसेज हो या कॉरिडोर के हों, ऑक्सीजन रखा है कि नहीं रखा है प्रॉपर, आग बुझाने का अग्निशमन यंत्र है कि नहीं, इन सब के सर्टिफ़िकेट मिलते हैं। आप एक एनओसी उनसे ज़रूर लें और देखें, ये आपका अधिकार है हर पेरेंट का कि जिस स्कूल में, जिस कोचिंग संस्थान में आप बच्चों को छोड़ रहे हैं, उसकी बिल्डिंग के लिए एनओसी लें, उसको वो संस्थान चलाने की परमिशन मिली है कि नहीं, वो लें। साथ ही उसके अकाउंटेबिलिटी के लिए उसका जीएसटी नंबर भी आप माँगे, पैन नंबर भी माँगे, अकाउंट नंबर भी माँगे, सब कुछ माँगे, अपने भई पास रखें। ये तो हर्ष जी टू वे ट्रैफिक है ना। जब आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला कराने के लिए लेके जाते हैं, तो वो आपसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट माँगते हैं,
वो आपसे जी, आपका जो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस माँगते हैं, वो आपसे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट माँगते हैं। तो ये उनकी चेकलिस्ट है कि वो तय करना चाहते हैं कि हाँ भाई बच्चे के सारे जो है कागज़ पूरे हैं और वो जो कह रहे हैं, हम जो जाके कह रहे हैं मुँह से, वो हमें कागज़ पे भी प्रूव करना होता है। तो ये टू वे ट्रैफिक है, वो जो कह रहे हैं आप उससे माँगिए ना। आप उनसे बिल्कुल। पूछिए कि भाई आप दीजिए हमको, आप कह रहे हैं कि आपके पास सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तो इसका कोई आधिकारिक प्रूफ दीजिए हमको। बिल्कुल, और इसमें पेरेंट्स आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। पैसे आप दे रहे हैं, बच्चों को आप भेज रहे हैं, आपके सहारे ही ऐसे कोचिंग संस्थान और स्कूल चल रहे हैं क्योंकि उनके रेवेन्यू का और कोई ज़रिया नहीं है, सिर्फ़ ज़रिया है आप जो फीस दे रहे हैं अपने बच्चे के लिए। विशाल, इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, इंडिया न्यूज़ व्यूज़ यानी जो न्यूज़ है, उस पे हमारे क्या व्यूज़ हैं और हमारे व्यूज़ को सुनकर आप क्या व्यूज़ बनाना चाह रहे हैं, हम इसी के लिए इस मंच पर उपस्थित होते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा और अगर ये पसंद आए और हमारी आप छोटी-सी मदद करना चाहें, तो ज़रूर कीजिए, सिर्फ़ सब्सक्राइब करके। हमारे लिए वही बहुत बड़ी मदद होगी। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।